बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से बातचीत करना और जिनसे कुछ सीखना, समझना और अपनाना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज का पहला जो टॉपिक है वो मौजूदा सूरत हाल से रिलेटेड है और इस सूरत हाल जिसको शायद अब किसी हद तक हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, जो हमारे लिए एक क्यूरियोसिटी का बाइस रही। अगर हम जो है वो आज से 6 महीने पहले की बात करें, आज से 5 महीने पहले की बात करें, तो शायद हम उतना डरे हुए थे कि हमें लगता था हम नहीं सरवाइव कर पाएंगे, शायद हम कभी घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हमारे बच्चे अपने इंस्टीट्यूट्स को अभी इस साल वापस नहीं जा पाएंगे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात काफ़ी कंट्रोल हैं, क्योंकि हमने कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जिसने हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में जो है वो वबा को कम करने में मदद दी। और वबाई अमराज जब भी आते हैं, किसी मुल्क की बात कर ली जाए, अब ये जिस तरह से हम कोविड-19 को डिस्कस करते हैं, इसका जिक्र करते हैं, तो ओवरऑल पूरी दुनिया में इसने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, चाहे वो इक्तिसादी लिहाज से हो, समाजी लिहाज से हो या एक इंसान की इंडिविजुअल लाइफ के हवाले से हो। हर जगह कोई ना कोई इम्पैक्ट हमें ज़रूर नज़र आता है। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो समाजी फासला है जो हमने इख्तियार किया है एहतियाती तदाबीर के तौर पर, सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें किस तरह से गाइड करता है और इस सोशल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा। समाजी हैसियत में भी, इक्तिसादी हैसियत में जब हम डिस्कस करेंगे तो वो वबाई अमराज को डिस्कस करेंगे कि इनके क्या असरात हैं, क्या इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं। डिफरेंट सा टॉपिक है लेकिन मौजूदा सूरत हाल से रिलेटेड भी है और ये हम सब ने फेस किया कि जब भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया, इस एहतियात को हमने पूरा करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं कुछ मसले मसाइल आए। कोई जो था वो बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर रहा था और चाहता था कि तमाम SOPs पर हम अमल दरामद करें, लेकिन अगर सामने वाला उस पर रिएक्ट कर जाए या फिर उसको उस तरह से नहीं फॉलो करने का कहे, तो फिर साइकोलॉजिकली भी एक इंसान परेशान हो जाता है। कुछ हम ये भी देखते हैं कि मसले मसाइल भी ज़्यादा उजागर होते हैं और ओवरऑल ना सिर्फ हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है बल्कि सामने वाला इंसान जो कि बज़िद है कि वो कोई SOP फॉलो नहीं करता, वो कोई प्रिकॉशनरी मैयर नहीं लेना चाहता, वो कोई एहतियात नहीं करना चाहता, उसकी अपनी सेहत भी जो है वो ख़तरे में है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनको हम डिस्कस करेंगे दोबारा से और जानेंगे कि हमारे जो वबाई अमराज हैं वो किस तरह से इक़्तिसादी लिहाज से और समाजी लिहाज से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इसके साथ साथ जहाँ हम बात करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग की, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है, इसके हवाले से भी इन डिटेल गुफ्तगू होगी। आज का दूसरा टॉपिक आपको बताएं कि वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम सनसनीखेज़ ख़बरों को डिस्कस करेंगे कि इनके क्या असरात हैं, हमारी जहनी सलाहियत, जहनी सेहत पर क्या असरात हैं और किस तरह से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनको भी डिस्कस किया जाएगा। ओवरऑल सोसाइटी में क्या जो है एक कॉम्बिनेशन डेवलप होता है जब सनसनीखेज़ ख़बरों का हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा असर रसूख होता है या फिर बहुत दौर दौरा होता है कि हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ का कॉन्सेप्ट है, हर तरफ रेड अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, तो इनसे भी साइकोलॉजिकली एक इंसान परेशान होता है, उसकी जहनी सेहत मुतासिर होती है। इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इन दोनों टॉपिक्स से रिलेवेंट आप भी हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर कोई सजेशन आपके माइंड में हो जो आप देना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। आगाज़ में मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे और फिर मेहमानों से मुलाकात होगी। तो देखते हैं कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 29, मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 29, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 23, मिनिमम 3 डिग्री सेंटीग्रेड।
जी, गिलगित बल्तिस्तान मैक्सिमम टेम्परेचर 15, मिनिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 25, मिनिमम 9 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन करिए मशीयत ज़ाहरा, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मशीयत? खैरियत से हैं? मशीयत के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं उनको भी खुशामदीद कहते हैं। माहिर कानून है एडवोकेट अतीक रसूल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अतीक साहब के साथ आज के तीसरे मेहमान को भी हम वेलकम करते हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं कैसर खान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मशीयत, आपसे जानना चाहूँगी आजकल का जो रिलेटेड टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो शायद सिचुएशन बेस्ड है कि हम जो फेस कर रहे हैं, जिस चीज़ से हम गुजर रहे हैं और किसी हद तक बाहर आ भी चुके हैं, लेकिन आने वाला वक्त भी कहीं ना कहीं हमें अलर्ट कर रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ये जो कोविड-19 का सेशन गुजरा है और आने वाला वक्त जो हमसे डिमांड कर रहा है, इन तमाम तर हालात को कैसे देखती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात जिस तरह से पहले एकदम से जब ये वबा फैली और एकदम से बहुत ज़्यादा एक खौफ था लोगों के अंदर, और कुछ लोगों में खौफ ज़्यादा था और कुछ में बिल्कुल नहीं था। दो तरह के हमारे पास हमने लोगों को देखा। फिर उसके बाद काफ़ी हद तक अब ये सिनेरियो चेंज हुआ, स्कूल्स बंद हो गए, सब चीज़ें अब दोबारा से चीज़ें नॉर्मल की तरफ आने लगी हैं। लेकिन फिर जब हम खबरें सुनते हैं और आगे पीछे से हमें पता चलता है कि फ़लाँ मुल्क के अंदर दोबारा से लॉकडाउन लग गया और वहाँ पर अब जो है इसकी सेकेंड वेव आ रही है, तो फिर एक डर भी आ जाता है। और बहुत सारे लोगों के अंदर ये देखा कि जब कोरोना टेस्ट के लिए जाना ही एक लोगों के लिए खौफ बन गया है कि टेस्ट करवाना ही नहीं चाहिए, अगर करवा लिया तो पॉजिटिव ना आ जाए। बिल्कुल। और फिर अगर आ जाता है तो उसके अंदर भी ये है कि बजाय हमदर्दी के कुछ लोगों के अंदर हकारत के जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आई वुड से के देखने को मिले। पेशेंट्स ने बताया कि हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है, और बजाय इसके कि हमसे हमदर्दी करने के या जो भी सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज़ें, खुदा न खास्ता ये कोई ऐसी भी बीमारी नहीं है जो आपकी किसी वजह से, जैसे एड्स वगैरह को हमारे मुल्क के अंदर कहा जाता है, तो ऐसी लाइलाज बीमारी भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि प्रिकॉशंस इसके लिए बस बताई गई हैं। अब वो प्रिकॉशंस किस तरह से हम अंडरस्टैंड करते हैं, उनको किस तरह से फॉलो करते हैं, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। अतीक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है वो कितना इंटरेस्टिंग है और मौजूदा सूरत हाल से रिलेटेड है, तो हमें इसके हवाले से बात करना क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंटरेस्टिंग भी है और अहमियत का भी हामिल है, क्योंकि हम इस वक्त इसके सेकंड फेज़ के करीब जो है यूँ समझ लेके हैं। क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखें तो वहाँ पर अब फ्रांस में या दीगर ममालिक में जो है ये दोबारा से इसने जड़ पकड़ लिया और ये तेज़ी से फैल रहा है। हमारे साथ पहले भी इसी तरह हुआ था कि जब इसका पहला फेज़ आया था तब भी ये दुनिया से घूम के अल्टीमेटली जब वो पाकिस्तान में पहुंचा था। अब इसका सेकंड फेज़ जो है हमें नज़र आ रहा है, और हम उस वक्त अगर हम पहले फेज़ की बात करें तो उस वक्त हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। हमें इसकी सूरत हाल को या इसकी संगीनी को समझते समझते काफ़ी जो है वक्त लगा। अब चूंकि हम उससे गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे स्कूल्स भी ओपन है, हमारी एकेडमीज़ भी ओपन है, हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम अलर्ट हैं कि आने वाला वक्त हो सकता है इससे बुरा हो या फिर खुशगवार हो, कुछ भी हो सकता है, हालात बदल भी सकते हैं। कैसे साहब, ब्रेक पे जाने का वक्त है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हम ले लें। आप क्या कहेंगे, किस तरह की सिचुएशन है इस वक्त हमारे यहाँ? देखिए, सिचुएशन तो मुख्तलिफ अपने फेजेस से गुजरी है इस वक्त। जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि कोरोना की सेकंड वेव का एक खदशा है कि वो किसी भी वक्त आ सकती है, तो उसमें अब मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक लोगों के अंदर उस हवाले से उसको लेके कोई इतनी ज़्यादा अवेयरनेस मौजूद है। और फिर जो प्रैक्टिसेस या जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट्स की तरफ से सारी दुनिया में बताई जाती हैं वो भी लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी डालने की पॉलिसीज़ हैं। हालांकि हमने देखा ही है कि इससे पहले ये सारी जिम्मेदारी रियासत के ऊपर थी, उसने लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाली है। तो लोग अब जाहिर सी बात है उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होते पेंडेमिक्स को फेस करने के लिए। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा मसला होगा। दूसरी वेव में भी पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया में के ममालिक में ये ज़्यादा होगा। सही, शायद हम उसी सिचुएशन को दोबारा से फेस कर रहे हैं कि कुछ लोगों का ये कहना होगा कि सेकंड वेव में हम मौजूद हैं, कुछ ये कहेंगे कि नहीं कोरोना है ही नहीं, कुछ कहेंगे कि नहीं ये एग्जिस्ट करता है,
है। तो इन तमाम माइंडसेट्स को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इन डिटेल अपने तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हम बड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर डिस्कशन का सिलसिला जारी है, समाजी फासले और वबाई अमराज के इक्तसादी और हम जो है वो समाजी इम्पैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इनके असरात को समझना कितना ज़रूरी है उस पर बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से कबल। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मशीयत, जिस तरह से हम समाजी फासले को या सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को अगर डिस्कस करें, क्यों साइकोलॉजिकली ये हमारे लिए इतना बड़ा मसला हुआ कि अगर हमें थोड़ा सा फासला, थोड़ी सी एहतियात इख्तियार करने का कहा, हम तो बुरा ही मान गए, नहीं ये तो मुझसे एहतियात कर रहा है, इसे पता नहीं मुझसे क्या डर है। हालांकि एहतियात तो जितनी मेरे लिए ज़रूरी है उतनी दूसरे के लिए भी ज़रूरी है, उतनी ही सामने वाले के लिए भी ज़रूरी है। हम ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए और स्टिल हम इस पर एम्फेसिस करते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम एहतियात कर रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है, ग्लव्स पहने हुए, लेकिन हमने फासला इख्तियार नहीं करना। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पर? इसके अंदर ये है कि कुछ लोगों के अंदर कह लें कि पहले से थोड़ी नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होती हैं, तो फिर जब वो देखते हैं कि कोई सामने वाला उनसे ज़्यादा एहतियात कर रहा है, तो लोग इस चीज़ को नेगेटिवली सोचते हैं कि शायद ये मुझे ऐसा समझ रहा है या मुझसे दूर रह रहा है और इसको शायद ये डर है सिर्फ मुझसे ही कोरोना इसको लग जाएगा ना, कहीं से भी लग सकता है। और बाज़ लोगों ने इस तरह से भी किया कि कोई अगर नहीं मिल रहा तो उसको ज़बरदस्ती मिल के कि तुम मुझसे जो है ना मुसाफा करो, कुछ नहीं होता। तो बेसिकली कह सकते हैं कि शायद मोहब्बत अगर पॉजिटिव वे में सोचा जाए तो मे बी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने की इतनी आदत हो चुकी हुई है, साथ साथ रहने की, कि उनके लिए ये एक नया जो एक आप कह सकते हो लाइफस्टाइल है, इसको अडेप्ट करना, इसके ऊपर चलना मुश्किल लगता है। फिर एक और चीज़ आ जाती है कि कभी कभार हम इस चीज़ को समझने से कासिर हो जाते हैं कि जो चीज़ हमें ये लग रहा है कि वो सामने वाला अपने फ़ायदे के लिए करे, खुदा न खास्ता अगर उसको ऐसा मर्ज़ लाहक हुआ और उससे अगर आपको ट्रांसफ़र हो गया और अगर वो एहतियात नहीं कर रहा और आप भी बिल्कुल इस चीज़ में वो हैं, तो उसका फासला रखना दोनों तरीक़ों से दोनों इंसानों के लिए अच्छा है। फिर एक और चीज़ आ जाती है कि जैसे अभी तक स्टिल हम लोग इस चीज़ के अंदर है कि कोरोना है और नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो बिल्कुल कोई खलाई मखलूक है जो किसी भी बीमारी से जो है इफ़ेक्ट नहीं उनको हो सकता, और कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको एक्सेसिव अपने ऊपर सवार कर लिया हुआ है। और अब जब स्कूल्स खुल भी गए हैं और बच्चों को पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई अब हमने स्कूल जाना है, पेरेंट्स को टीचर्स कह रहे हैं, स्कूल से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं नहीं भेजना, हम वो ज़्यादा पॉजिटिव हो गए इस चीज़ को लेकर। फिर एक और था कि बहुत ज़्यादा यूरोप में अब स्टडीज़ हुई जिन्होंने ये बताया कि जब ये वेव जो है आ जाएगी या थोड़ा मध्यम हो जाएगा तो लोगों के अंदर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो क्लीनिनेस को लेकर एक आपका होता है ना कि बार बार हाथों को धोना और ये सोचना कि नहीं जर्म्स रह गए, हाथ धो के आते हैं लोग समझते नहीं हैं। अभी ये वाले ट्रेट्स मतलब क्लिनिक में तो हमारे पास नहीं, लेकिन नॉर्मल लाइफ के अंदर अपनी जो है फैमिली में आप देख लो या आपको लगेगा कुछ लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं कि हमने बार बार हाथ धोने। तो इसमें तो हमने ताकीद की जो ऑलरेडी ओसीडी के मरीज थे उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या रिस्पॉन्स? ओसीडी वाले तो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को घरों में लॉक कर लिया हुआ, ऐसी सिचुएशन थी। और कुछ जो है लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि हमें रोना आता है और हमें खौफ आता है, और मेरा जो है भाई या बहन जो डॉक्टर है वो घर में आती है तो मैं डर जाती हूँ जी क्यों आ जाते हैं। और जो है इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा अटैक्स इस तरह से आने लगे और जो है एक पैनिक सिचुएशन जिसको आप कहते हो उसका सामना बहुत सारे लोगों ने किया। और ओसीडी लोगों को पहले था लेकिन अभी के टाइम में बहुत सारे और केसेस भी आएंगे। अनफॉर्चुनेटली हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं जहाँ पर मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं समझा जाता, बिकॉज उसका भी कसूर नहीं है क्योंकि हमारी मेडिकल जो हेल्थ है उसके ऊपर ज़्यादा भी काम नहीं है, तो हम मेंटल पे तो बाद में आएंगे। तो अनरिपोर्टेड केसेस जहाँ तक हम लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा हैं और लोग जो है इसको डर के मारे नहीं अभी कर रहे, लेकिन जब ये थोड़ा सा ये चीज़ कम होगी तो
होपफुली कि ये होगा। लेकिन हम 2 से 3 मरतबा ये देख चुके हैं कि जैसे ही नरमी आती है अतीक साहब, उसी तरह से हम एहतियात करना भूल जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे हम पिंजरे में कैद थे, उसके बाद अब हम खुल गए, अब ना कोई एहतियात करनी है, ना किसी SOP को फॉलो करना है। तो इंटरनेशनली अगर इसको डिस्कस किया जाए, क्या पूरी दुनिया में ऐसा ही देखने में आ रहा है? आलमी तौर पर यही है कि जैसे ही लॉकडाउन में कमी आती है, नरमी आती है, तो लोग एकदम से पैनिक हो जाते हैं? असल में ये मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सूरत हाल है। हर एक जो सोसाइटी है उसकी अपनी एक जो है वो ख़ास कंडीशन है। सही। जो आप यूँ समझ लें कि ज़्यादा इस हवाले से शऊर रखते हैं, उन्हें कुछ अंदाज़ा है इसकी संगीनी का, वो जो है वो एहतियात का दामन थामे रखते हैं और सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पूरा करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं या बहुत से ममालिक भी ऐसे हैं कि जहाँ पर हुकूमत की और आवाम के आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी नहीं है। आवाम ये समझती है कि शायद हुकूमत जो है वो हमें अपने फ़ायदे के लिए, अपने मफाद के लिए हमें जो है वो इस्तेमाल कर रही है या दबाना चाहती है, या इस लॉकडाउन से या हमें जो वो समाजी फासला रखने की तरफ हिदायत कर रहे हैं, या हमें जो वो घरों में रहने का कह रहे हैं, इससे उनका कोई फ़ायदा है, हमारा जो है वो नुकसान है। तो हम क्यों इस तरह के जो है वो फ़ायदे के लिए अपने आप को परेशान करें? तो ये हर एक एरिया की, हर एक सोसाइटी की, हर एक मुल्क की डिफरेंट कंडीशन है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सूरत हाल कदरे जो है वो मुख्तलिफ है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सूरत हाल कदरे जो है वो मुख्तलिफ है। लेकिन अमूमी तौर पर हम यही कहते हैं, और पाकिस्तान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जब भी कोई लॉ बनाया जाता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो हम उसको फॉलो करने से ज़्यादा उस पर तोड़ने पे बिलीव करते हैं, और हम कहते हैं अच्छा रिस्क लेके देखें कि तोड़ के क्या होगा, इसकी वायलेशन करते हैं। लेकिन कोविड की सिचुएशन ऐसी थी कि जिन ममालिक की, जिन माशरों की हम मिसालें देते हैं कि वहाँ लॉज को फॉलो किया जाता है, वहाँ पॉलिसी मेकर्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है और लोग भी फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पे भी हमें पैनिक नज़र आया। वहाँ पे भी कुछ सिचुएशन ऐसी रही कोविड की कि जैसे ही मार्केट्स खुली, मार्केट में जाना और सब कुछ स्टॉक कर लेना, और ऐसी मिसमैनेजमेंट नज़र आई। तो शायद ये सबके लिए एक्सपीरियंस नया था, इस वजह से कोई SOP फॉलो नहीं की गई, कोई जो है उस तरह से रूल्स को नहीं बनाया गया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। देखिए ना, बुनियादी तौर पर इंसान की एक नेचर है, वो कैद नहीं रह सकता। उसको अगर आप किसी जगह पर बंद करने की कोशिश करेंगे तो उसकी एक लिमिट है। उसके बाद फिर उसकी जो सूरत हाल है, उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी आप उसे कह लें, या उसके अंदर का जो इंसान है वो उसे आराम से चैन से बैठने नहीं देता। तो उसे ज़रा सी भी जब आज़ादी मिलती है तो वो उसको मुकम्मल तौर पर एंजॉय करने की कोशिश करता है। हम लोग खुद भी अक्सर औकात सोचते हैं कि हमें अगर ज़्यादा जो है वो काम करना पड़ जाए तो हम ये समझते हैं कि जब तक हम 24 घंटे मुसलसल सो ना लें तब तक हमने जो है वो उठना नहीं है। अगर इसी तरह से हमें दीगर मामलात में भी कभी खुदा ना खास्ता किसी तरह अगर फेस करना पड़ जाए तो उससे जब हम निकलते हैं तो हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे हम जो हमने कुछ खोया है पीछे, हम उसको फौरी तौर पे हासिल कर लें। तो ये सूरत हाल हमने दुनिया में भी देखी है। वहाँ पर भी जो ये बीमारी है ये तो एग्जिस्ट कर रही है। इससे तो नहीं अंदाज़ा कि लोग जो है वो उन्होंने इतना 6 महीने लॉकडाउन में रहे हैं वो लोग, तो अब जब बाहर निकलेंगे तो मैंने इन्हें छेड़ना नहीं है। वो तो अपनी जगह पर मौजूद थी। वहाँ पर जैसे जैसे थोड़े थोड़े लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी वो उसे मिलते गए, दोबारा से उन पर जो है वो अटैक करती गई, और उससे फिर दोबारा उसका जो स्प्रेड है लेवल वो बढ़ गया। तो ये सूरत हाल पूरी दुनिया में आपको इसी तरह से नजर आएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो सफ़र किए गए, और नज़र आया कि एक ख़ास इम्पैक्ट क्रिएट किया इस वबाई मर्ज़ ने। तो इक़्तिसादी तौर पे देखते हैं कि इक़्तिसादियात पे क्या असरअंदाज हुई ये कोविड की सिचुएशन, और मौजूदा सूरत हाल क्या डिमांड कर रही है। कैसर साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, इससे पहले भी दुनिया में जो बड़ी बड़ी पेंडेमिक्स रही तो उससे उस दौर की जो सल्तनतें थी, रोमन एम्पायर के टाइम पे एक पेंडेमिक थी, बाकी एम्पायर्स के टाइम पे तो उनके सारे स्ट्रक्चर्स जो थे वो शेक हो गए थे। ये इस लेवल की चीज़ है। और इस वक्त तो दुनिया जो है ये आप इसको कहते हैं ग्लोबलाइज्ड है, हर इंसान दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ है। तो इस सूरत में अगर अब एक ऐसी बीमारी का आना कि जो पूरी दुनिया पे अपने असरात रखती है या फैल सकती है, वो तो जाहिर सी बात है दुनिया का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल हिला देगी। और आपने अभी देखा भी होगा, दुनिया में भी यही सूरत हाल हुई है कि बहुत सारे मुल्कों में जो यूरोपियन कंट्रीज़ में खुसूसन कई जगहों पे आपको हॉस्पिटल्स नेशनलाइज करने पड़े दोबारा से। वो पॉलिसीज़ जो आप माजी में तर्क कर चुके थे वो आपको दोबारा से अडॉप्ट करनी पड़ी। फिर अभी यूएस इलेक्शन में आप देखें कि यूएस इलेक्शन चल रहा है और ट्रंप की एक बड़ी पॉपुलैरिटी है, लेकिन पेंडेमिक के ऊपर जो फंड उन्होंने रिलीज़ किया, आई थिंक $2 ट्रिलियन का, $1 ट्रिलियन का डिमांड 3 ट्रिलियन की थी। ये इस वक्त यूएस के अंदर सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू भी यही है कैंपेनिंग का, कि गवर्नमेंट जो है वो
इस चीज़ के लिए, लोगों की मदद के लिए किस हद तक आगे आ रही है। और पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि मेरे ख्याल है शुरू में इन्होंने 8 अरब का एक पैकेज जारी किया था, और इस मुल्क में तो इतना पैसा भी नहीं है। तो इस वजह से लोगों की लाइवलीहुड, उनकी सस्टेनेंस, उसको बरकरार रखने के लिए आपको जितना बड़ा कैपिटल चाहिए वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए, लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए पूरी दुनिया में आपको कोई तैयार भी नज़र नहीं आता। सेकेंडली फिर आप देखें कि इतने बड़े बिजनेसेस थे जो आपके बंद हुए, बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ आपकी ट्रेड से रिलेटेड जो है वो आपको सस्पेंड करनी पड़ी। खुद हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे तो चलो स्मार्ट लॉकडाउन हुए, लेकिन जिधर एक ब्लैंकेट लॉकडाउन किया गया जैसे इंडिया में, बाकी जगहों पे कितने मुल्कों का ग्रोथ रेट जो है वो इस वक्त नेगेटिव में जा रहा है। तो ये तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि सेकंड वेव के बाद मोस्ट प्रोबेबली आप ये देखेंगे कि दुनिया के अंदर जो प्रोटेस्ट्स हैं, जो एजिटेशंस हैं, जो रियासतों के खिलाफ मुजाहरे हैं, ये चीज़ें हैं, इनमें बहुत इजाफा होने वाला है। और ये दुनिया ऐसी नहीं रहेगी जैसे आज से 1 साल पहले तक हम देखते आए थे, वैसी नहीं रहेगी। पाकिस्तान के हालात किस तरह से बदलेंगे, इस पर आपसे ही हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, समाजी फासले को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये जो वबाई मर्ज़ है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, इसने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है इसको किस हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग किस तरह से मौजूदा सूरत हाल में डेवलप की जा सकती है, इस पर सजेशंस देंगे अपने तीनों मेहमानों से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। समाजी फासले और वबाई अमराज के इकनॉमिकल इफ़ेक्ट और इसके जो हैं वो हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहे हैं, इनको हम डिस्कस करें। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं और पाकिस्तान के हालात के हवाले से जो पाकिस्तान की इकॉनमी पर असरात मुरतब हुए हैं, जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, उसको हमने कहा था जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कैसर साहब से ही डिस्कस करेंगे। कैसर साहब, पाकिस्तान के हालात जब हम देखते हैं तो शुरू में हमें लगा था कि शायद हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इतनी चैरिटी हो रही है तो शायद हालात आने वाले वक्त में बहुत बेहतर होंगे, लेकिन एकदम से हमने देखा कि बूम आया और हर जगह महंगाई महंगाई, जो चीज़ 2 रुपए की थी वो 200 रुपए तक पहुंच गई और हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ फिर भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इफेक्टिव है और वो कम हो रही है, फिर महंगाई का जिन क्यों बेकाबू है? देखिए, आपको ये तो बड़ा क्लियर है कि इस वक्त जो आपकी प्रिडिक्टेड ग्रोथ है 2018 में 5.5% आपने इस वक्त मेरा ख्याल है वो आपकी नेगेटिव में जा रही है ग्रोथ। तो अब गवर्नमेंट ये कहती है और एक बड़ा अजीब सा उनका ये आर्गूमेंट है कि सिर्फ हमारा ग्रोथ रेट कम है, बाकी सारे इंडिकेटर्स हमारे पॉजिटिव हैं। ये कैसे पॉसिबल है? जब आप ग्रो नहीं कर रहे तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप लोगों को कोई और फैसिलिटी दे सकें, और महंगाई की सूरत हाल आपके सामने। सेकेंडली आप एक और चीज़ देखें कि ये इस कोरोना मतलब ये इस लेयर की थोड़ी सी इसमें कमी के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त आपके जितने भी प्रेस क्लब्स हैं, आपकी जो भी प्रोटेस्ट साइट्स नेचुरली इस मुल्क में थी, वहाँ पे आप देखें कि आपके वर्कर्स, लेबर यूनियंस, ये रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन, लेडी हेल्थ वर्कर्स, जो तबका इस मुल्क में आपको नज़र आता है वो आपको सरापा एहतजाज नज़र आ रहा है। तो इसलिए इसका मतलब है कि लोग माशी तौर पर उसकी जद में आ चुके हैं, कोरोना की जद में। और गवर्नमेंट के पास लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए एक पॉलिसी आप कह सकते हैं कि उसमें वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थे एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़, लेकिन इस हवाले से तो वो बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव अभी तक आपको नज़र नहीं आया। दूसरा, शुरू में ये हुआ कि जब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत और चैरिटी के ज़रिए एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश की तो गवर्नमेंट थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई और उसने अपने आप को इसमें से थोड़ा सा पुल बैक किया कि पीपल आर डूइंग इट ऑन देयर ओन। अब वो तो सस्टेनेबल चीज़ नहीं होती, मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारा टैक्स और सारा रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के पास जाता है वो इस्तेमाल ना हो और लोगों के पास जो उनकी सैलरीज़ का थोड़ा बहुत जो पैसा है या बिजनेस का पैसा है उससे आप पूरा मुल्क और ये पूरी पेंडेमिक चला लें। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो गवर्नमेंट ने उससे पुल बैक किया और अब जब वो सस्टेनेबल नहीं रही, अब लोग ज़्यादा वो चीज़ नहीं कर सक रहे, तो इस वक्त गवर्नमेंट के पास आपको उस तरह की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती।
सेकेंडली आप एक उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त आपके मुल्क में ये जो एक अपोजिशन की मूवमेंट चल रही है, अभी तक तो हमने ये देखा था कि इसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल वर्कर्स ही शामिल हो रहे थे, लेकिन कल जो आपने कोयटा में जलसा देखा, मतलब 11 लाख की आबादी का वो शहर है और उसके अंदर इतना बड़ा जलसा आपने देखा, इसका मतलब है कि अब कॉमन लोग जो है वो इस चीज़ के साथ उनके साथ मोबिलाइज हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ का तो वर्ल्ड बैंक बाकी आपके इदारे भी बता चुके हैं कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू पिकअप, ये अगले 2-3 सालों में भी पिकअप नहीं करने वाली, ये दुनिया की सूरत हाल यही है। तो उससे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और ऑन टॉप ऑफ इट एक तो कोरोना और फिर आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपकी जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ है ये मज़ीद सुकड़ने का खदशा होगा। बिल्कुल, तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमें क्या करना है, किस हद तक अलर्ट रहना है? देखिए इसका इस तरह की चीज़ों के तो कोई रेडीमेड सॉल्यूशंस आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरा ख्याल है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में पहली दफ़ा आप इतने बड़े पैमाने का पेंडेमिक जो है वो देख रहे हैं। और सेकेंडली जैसे इन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग अभी तक इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते, जिन से ये होके नहीं गुजरा, यानी हम भी इस पे किस हद तक बिलीव करते हैं आप ये देख लें कि हमें से किसी ने मास्क नहीं पहना, तो ऑब्वियसली हमने भी इस चीज़ को इंटरनलाइज नहीं किया और नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि वी आर नॉट अकस्टम टू दैट, और ये लोगों के ऊपर एक अननेसेसरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने वाली बात है, जिसमें से गवर्नमेंट खुद अपने आप को पुल बैक कर लेती है कि जी उन्होंने कुछ नहीं करना। अगर आप लोगों पे इस तरह की हर चीज़ की जिम्मेदारी उनके ऊपर डालेंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अगर लोग इसको पूरे तौर पे फॉलो भी करें इन SOPs को, तो दिस इज गोइंग टू मेक अ 10-15% डिफरेंस, इससे ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल ऐसे ये 100% इफेक्टिव नहीं हो सकता, और 100% नहीं, वेरी वेरी मिनिमल डिफरेंस, इट क्रिएट्स अ वेरी मिनिमल डिफरेंस, ये बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता, नहीं हो सकता। इस पर मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। याहिया ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, देखते हैं वो क्या शेयर करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, आपके तमाम मौजूद मेहमानों को भी सलाम हो, और बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट इशू, वैसे तो आप रोज लेके आती हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट इशू है ये। देखिए बात ये कि कोरोना, मैं तो हमेशा से शुरू से लाइफ बिफोर कोरोना एंड लाइफ आफ्टर कोरोना इट इज वेरी डिफरेंट। मतलब अगर आपने अपनी जिंदगियों में जितना चेंज, आपके अपने समाजी राब्तों में, आपकी महफिलों में, आपकी उठने बैठने में, आपके आने जाने में बहुत फर्क आ गया। अब ये किस तरह अडॉप्ट करते हैं, किस तरह ये एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप इत्यादियत की बात की ना, जो मेरे भाई ने कहा कि बात ये है कि कोरोना के बाद तो बहुत ही दुनिया भर की, यानी अगर हम कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ये बिल्कुल झूठ होगा, क्योंकि दुनिया भर की ग्रोथ रुक चुकी है, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लोगों अब शिफ्टिंग का टाइम है। यानी आपने देखना है कि आप जैसे ऑनलाइन लोग काम कर रहे हैं, घर बैठ काम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत से लोग बेरोजगार हो जाते हैं, कुछ लोग को फायदा भी है, कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ है। लेकिन मेरा जो कहना है ना, और मेरा सवाल भी आपके मौजूद मेहमानों से ये कि हम लोग उसकी तैयारी नहीं कर रहे, हम उन लोगों को जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको अल्टरनेट नहीं दे रहे, वो बेचारे कंफ्यूज है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करना हर एक की बात नहीं है, घर पे बैठ करना, घर पे बैठ के एक पर्टिकुलर लोग तो काम कर सकते हैं, IT वाले काम कर सकते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकली मजदूर काम करने वाला, उसके लिए मुश्किलात दरपेश है। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि आप लोग क्या सेशन देंगे, जो लोग बेरोजगार हो गए उनको ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ जॉब्स कैसे दी जाएंगी? थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया याहिया, आपने बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट इशू रेज किया है कि जो लोग बेरोज़गार हुए हैं इस सिचुएशन में, हमने क्या उनके लिए कुछ अल्टरनेट प्लान किए या मौजूदा सूरत हाल में हम कर रहे हैं या नहीं। तीनों मेहमानों से इस पॉइंट ऑफ व्यू पर ज़रूर कहेंगे कि कमेंट करें मशीयत। लेकिन साइकोलॉजिकली कितना बड़ा ये एक जो है वो मसला है कि एक इंसान जिसको पता है कि मैं एक ख़ास रोज़गार से मुंसलिक हूँ और अचानक से उसे ये खबर मिल जाए कि अब कल से आपकी जॉब नहीं रही, इसको डील करना, फिर मौजूदा कंडीशन को भी डील करना कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, हमने सब कुछ मैनेज भी करना है, बाहर भी नहीं निकल सकते, और अभी भी किसी हद तक हमें वो खौफ है कि शायद दोबारा से लॉकडाउन की सिचुएशन हो तो हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे, साइकोलॉजिकली ख़ुद को कैसे मजबूत करें। ठीक है, एक तो ये कि बार बार ये कहा जाता है कि लॉकडाउन को सीरियस लें, लॉकडाउन को सीरियस लें। यहाँ पर थोड़ा सा मैं सर की बात से ये कहूँगी कि गवर्नमेंट को ये सोचना होगा, जिस बंदे के घर में खाना नहीं है, जिसकी जॉब चली गई, जिसके बच्चे बीमार हैं, जिसको पता है कि मेरे पास कोई ऑनलाइन काम करने को नहीं है, आप उसको कहते हैं कि तुम मास्क पहनो, सैनिटाइज़र खरीदो और घर में बैठो, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। वो किस तरीके से बैठे, जब एक वो बाप है, एक भाई है, या कोई भी एक इंसान है जो अपने घर को चलाता है, घर में 6 से 7 अफराद हैं, तो फिर देख लें कि डेली कॉस्ट किधर जाती है। जी, और जिस तरह से हमारे ये मजदूर हैं जो डेली वेजेस के ऊपर काम कर, इवन टीचर्स की सैलरी को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कम कर दिया गया, और फिर हमारे मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग जो है जॉबलेस हो गए, तो बहुत सारे मसाइल हैं। और ये कहना कि जी SOPs फॉलो कर लें, और आप ये देखिए कि जिन ममालिक की आप बार बार मिसालें देते हैं,
मैंने खुद इंग्लैंड में रह के पढ़ा है, मुझे पता है कि वहाँ पर हर एक चीज़ एक सिस्टम में चलती है। वहाँ पर अगर आप लॉकडाउन लगा देते हैं, आप लोगों को कहते हैं घर में रहो, तो वहाँ पर ये सिचुएशंस नहीं होती जो यहाँ पर है। यहाँ पर तो जो करियाने की दुकान होती है वो अपना रेट ज़्यादा कर देता है कि अब कोई आएगा लेने के लिए। फिर यहाँ पर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स थे वो फीसेस लेते रहे, उन्होंने तमाम तरह जो फीमेल्स वहाँ काम करी थी उनको निकाल दिया, और ना बिजली के बिल यूनिवर्सिटियों को देने पड़े ना कुछ और, लेकिन टीचर्स की सैलरीज कम कर दी गई। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर लोगों ने दिमागी मरीज ही बनना है, ना कि कोई हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है। और वो मजबूरन उनको इस तरह के हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को काम करने पड़े। और इस तरह की सिचुएशन में जब आपको लगता है कि एक होपलेसनेस है और पूरी दुनिया इस लपेट में है और आपको लगता है कि आपके लिए कोई मसीहा भी मौजूद नहीं है, तो जो आपका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है ना, उसका इमेजिन वही शख्स करेगा जो उससे गुजरा है। उसके सामने वाला या मैं या आप, अगर हमारी लाइफ में वो वाले मसाइल नहीं है तो शायद उसको वो नहीं समझ पाता। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखिए और अच्छा मशवरा, जैसे हमारे इस्लाम में कहा गया कि अच्छा मशवरा देना भी एक सदका जारिया है। तो कोशिश करें कि आपके कैपेसिटी में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके लिए कुछ कर सकें, और ना कि मैं अपनी सैलरी में से 10,000 20,000 किसी को दे दूं और वो तो ख़त्म हो जाना है। कोशिश ये कीजिए कि किस तरह से आप अपलिफ्ट करते हैं। जैसे मैंने देखा कि मेरे एरिया में कुछ हाउस वाइफ थी जिनके घर में कोई मेल नहीं है, तो मैंने उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पर वो घर का खाना जो है वहाँ से सेल आउट कर सकती हैं। अब उनको नहीं पता कि इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरह से ये चीज़ें बेचते हैं, तो वो मैं उनके लिए चला रही हूँ। अब उसके अंदर ये है कि हमारे माशरे के अंदर हम बड़ी ब्रांड्स के जो पेजेस हैं उनको लाइक करना तो बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन कोई बंदा जो स्ट्रगल कर रहा है इस सारे सिनेरियो में एक डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ गुजारने के लिए, वो पेज लाइक करने को कोई तैयार नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मेरे इर्द गिर्द के लोग दे डोंट बॉदर, और काफ़ी मरतबा रिक्वेस्ट भी किया गया कि स्मॉल बिजनेस जो है उसको प्रमोट करें ताकि ये लोग अपनी ज़िंदगियां चला सकें। लेकिन हमारे अंदर एक मतलब मुसलमान बनना, सेक्टेरियन जो वॉर्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंसानियत देखने में आती है कि काफ़ी कम है। और इसकी क्या रीज़न है और इसके लिए क्या सोल्यूशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। अतीक साहब से गुफ्तगू भी करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दो टॉपिक्स जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं समाजी फासले के हवाले से और वबाई अमराज के जो हमारे इक्तसादी इम्पैक्ट्स हैं, जो हमारे आलमी इम्पैक्ट्स हैं, उनको डिस्कस किया जा रहा है। इसके साथ साथ सनसनीखेज़ ख़बरों को भी हम डिस्कस करेंगे कि इनके जहनी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं और इनको किस हद तक कंट्रोल करना ज़रूरी है अगर हम अपने माशरे की बेहतरी चाहते हैं और अपनी बेहतरी चाहते हैं। तो स्टूडियोज़ में जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनमें मशीयत ज़हरा हैं, अतीक रसूल साहब हैं और कैसर खान साहब हैं, जिनसे हम इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट गुफ्तगू करें। ब्रेक पे जाने से कबल हम मशीयत से डिस्कस करते और हमने कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो हम अतीक साहब से इन्हीं इम्पैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। अतीक साहब, जब इतनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का जिन बेकाबू हो रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जो मसाइल हैं इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं, इनके लिए कोई ना कोई पॉलिसीज़ या कोई लॉज भी तो होने चाहिए। जैसे कि हमारे कॉलर ने भी मेंशन किया था कि कोई ना कोई अल्टरनेट प्लान्स, कोई ना कोई अल्टरनेटिव हम भी तो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए क्या लॉ है, क्या पॉलिसीज़ हैं और क्या होनी चाहिए? देखिए, पॉलिसीज़ तो आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में देख लें या आप हिस्ट्री में देख लें, जिन ममालिक ने तरक्की की है उनकी पहले उन्होंने पॉलिसी बनाई है, उसके बाद उस पर कंसिस्टेंसी से वो अमल करते रहे कॉन्स्टेंटली, वो पीछे नहीं हटे। गवर्नमेंट्स चेंज होती रही हैं, लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं, चेहरे बदलते रहे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट का उनका प्लान था, जो उनकी आवाम की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसी थी, उसमें तब्दीली नहीं आई। सही। इसी वजह से आज जो है वो बेहतर पोजीशन में है। हम अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो हमें जो है वो सूरत हाल आपके सामने क्या नज़र आती है। हमारी कोई गवर्नमेंट जो है
वो अब कुछ आगे सूरत हाल इस तरह से आई है कि जो हमारी डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट्स हैं जो वोट के ज़रिए जो इलेक्ट होकर आई हैं, अब उन्होंने कुछ 2 टेन्योर 3 पूरे किए हैं, आगे भी चल रही हैं। लेकिन इसमें भी क्या, एक पहले पार्टी की गवर्नमेंट थी, उनकी अपनी पॉलिसीज़ थी, वो चले गए, उसके बाद दूसरी पार्टी आ गई, उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, अब तीसरी पार्टी उसकी अपनी पॉलिसीज़ हैं। तो ये सूरत हाल हमें जो है वो ख़राबी की तरफ ले जाती है। जब तक हमारा नेशनल लेवल पे कुछ जो आपके कोर प्रोग्राम्स हैं उन पर हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी और उस पर हम इस हवाले से हमारा फर्म बिलीव नहीं होगा कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आप देखें ना, ज़रूरी इस्लाहात की बात करें, आप मुल्क की तरक्की के हवाले से जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है उनकी आप बात करें, एजुकेशन की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, अभी तक हम लोग यकसा निज़ाम तालीम ही नहीं ला सके, हम करिकुलम ही नहीं डेवलप कर सके, जो सबसे बुनियादी चीज़ है किसी भी मुल्क की तरक्की में एजुकेशन का एक ख़ास रोल है। इसी तरह आपकी जो ज़रूरी इस्लाहात हैं या ज़राअत की तरक्की के लिए, आपकी सनती तरक्की के लिए, आवाम को बेहतरी की तरफ लाने के लिए, रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए और उनकी जो रोज़ाना की रूटीन है उसमें ऐसा सिस्टम लाने के लिए कि हर एक शहरी प्रोडक्टिव बन सके, वो अपने लिए भी बेहतरी करे, इस मुल्क के लिए भी बेहतरी करे। हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपने जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, ये बुनियादी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन की हैं। फंडामेंटल राइट्स का अगर आप चैप्टर देखें, इसी तरह जो आगे आर्टिकल 37 है, आपको सोशल इवल्स का खात्मा आपने करना है, आपने पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम करना है, आपने आवाम की बेहतरी और तरक्की के लिए ऐसे मौक़े फराहम करने हैं कि जिससे उनके रोज़गार के मौक़े बेहतर हों, वो एजुकेशन के हवाले से भी सूरत उनकी बेहतर हो और वो बेहतर लाइफ स्टाइल की तरफ आ सके। लेकिन क्या है, अमल दरामद कहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल खामोशी है। इसकी वजह कि हमारी गवर्नमेंट ने कभी भी सीरियस होकर इस हवाले से काम नहीं किया। हमें कोई भी ऐसी पॉलिसी जो है आज तक नहीं दी गई कि जिसके ऊपर अमल दरामद करते हुए आप आगे बढ़ें। कभी प्लानिंग आपको नजर अगर प्लानिंग्स या पॉलिसीज हमें नजर आती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज देने के हवाले से नजर आती है कि एक भारी भरकम अमाउंट इंट्रोड्यूस कराई जाती है कि इसको एज अ कर्जा हम देंगे और उसके बाद उसका रिटर्न इतना मुश्किल है किसी भी एक इंसान के लिए कि वो इस सोच में मुब्तला हो जाता है कि आया मैं इसको उतार सकूंगा या नहीं, मेरा कारोबार चल सकेगा या नहीं, या फिर मैं मजीद जो है वो प्रेशराइज हो जाऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नौजवान इस वक्त फेस करें। तो छोटे कारोबार को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसको अगर हम तरक्की दें, उसको स्ट्रेंथन करें तो शायद बड़ी बड़ी जो है मसाइल और बड़ी बड़ी मुश्किलात हम हल कर सकें। देखिए हल किया जा सकता है। आप मछली पकड़ के देने के बजाय अगर आप मछली पकड़ना सिखा दें तो इसकी बड़ी पूरी दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है कि जब आप इस तरह से कारोबार करना सिखा देंगे तो उनके लिए आगे चलना आसान हो जाएगा। इसमें भी दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की मिसालें आपके पास मौजूद हैं। आप चाइना में देख लें, आप इंडिया, इवन बांग्लादेश में देख लें, आप बांग्लादेश में भी बहुत से ऐसे जो है वो इदारे काम कर रहे हैं कि जो आवाम को उन्होंने छोटे कर्ज फराहम किए, उनको कारोबार करना सिखाया, उनकी स्किल डेवलपमेंट की डिफरेंट स्किल्स उनको सिखाए और आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए मौक़े फराहम किए जिनको इस्तेमाल करते हुए लोग जो है वो बेहतरी की तरफ आए, ख़ास तौर पर नौजवान। हमारे यहाँ देख लें, एक यूथ पॉलिसी हमें कुछ 2014 में एक नज़र आई थी, गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त बनाई गई थी। उस पॉलिसी की किसी एक शिक पर आज तक अमल नहीं हुआ। 6 साल गुजर गए। मैं खुद उस वक्त यूथ के साथ मैंने बड़ा जो है वो एक्टिवली काम किया था, उस पॉलिसी के हवाले से अवेयरनेस भी दी और बड़ा कुछ हमने किया, लेकिन किसी एक पॉइंट पर भी हमें आज तक अमल दरामद होता नज़र नहीं आया। इसी तरह आप स्किल डेवलपमेंट को देख लें, हुनर जो सिखाने चाहिए, हमारे पास कुछ छोटे इदारे हैं, टैप्टा मौजूद है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मौजूद है, उसमें 6 महीने के 8 महीने के साल के कोर्सेज करवा देते हैं, लेकिन कोर्सेज करने के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं इसके लिए हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, बिल्कुल हम लोग ब्लैंक हैं। अब जो पेंडेमिक के बाद की सूरत हाल है ये और ज़्यादा ख़राब है। हमारे यहाँ पहले देखते हैं कि 2.5 करोड़ बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल हैं। हमारे नौजवान जो हैं उनके पास कुछ, जिनके पास डिग्रीज हैं उनके पास आगे जॉब का सिलसिला नहीं है, किसी के पास हुनर नहीं है, कोई स्किल उनके पास नहीं है, अगर किसी के पास है तो उसके पास इतना सरमाया नहीं है कि उसको इस्तेमाल करने के लिए वो कुछ कारोबार का जो है वो सिलसिला बना सके। मैं ये समझता हूँ हमारे पास नेशनल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल का एक बड़ा खूबसूरत सा एक सेटअप मौजूद है। नेशनल लेवल पे भी मौजूद है, गवर्नमेंट भी है, उसके इदारे मौजूद हैं, प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट मौजूद है, उसके इदारे मौजूद हैं, स्किल डेवलपमेंट के इदारे मौजूद हैं। हम क्यों ना तहसील से शुरू करें, हर तहसील के अंदर ऐसे इदारे इस्टेब्लिश करें, ऐसा तरीक़ाकार कुछ बनाएं कि जिसमें जिनके पास स्किल है उनके स्किल को यूटिलाइज़ करें, जिनके पास एजुकेशन है उनके लिए वो मौके फराहम करें, और जिनके पास कुछ और कारोबार करने के लिए अगर कर्जे नहीं हैं तो उनको आसान शराइत पर हम जो है वो कर्जे दें। क़ुव्वत का इदारा एक काम कर रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, अभी वो नज़र आती हैं, लेकिन हम अपनी आबादी को देखें, 21-22 करोड़ को हम टच कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी है जिसमें मैक्सिमम हमारे जो हैं वो नौजवान हैं, यूथ हैं,
जिनके पास एनर्जी है, लेकिन इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं। उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो इस पोटेंशियल को कहाँ यूटिलाइज करें। तो कैसे साहब यूथ या नौजवानों को किस तरह से अपने आप को संभालना है और इन तमाम दर सोल्यूशंस पर अमल दरामद करना है कि हमारे लिए कोई करके नहीं देगा या हमारे लिए कोई राह नहीं मिलेगी, हमें खुद से राह निकालनी है, हमें खुद से डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे को भी प्रोवाइड करनी है और अपने लिए भी खुद से मेंटेन करनी है, मैनेज करनी है। इसमें थोड़ा सा यूथ को गाइड करने की ज़रूरत है कि वो होश के नाखून लें और इंटरेस्ट डेवलप करें। बस देखिए मैम, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये आजकल पाकिस्तान में इसका एक बड़ा क्रेज़ है इस चीज़ का, जिसको ये मोटिवेशनल स्पीकिंग कहते हैं। और इस तरह के आपको बहुत सारे स्पीकर्स भी नज़र आते होंगे जो लोगों को कंसिस्टेंटली ना उस हकीकत की दुनिया से उठा के तो वो उनको एक ऐसी जगह पे पहुंचाना चाहते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल एफर्ट और इन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं और ये पॉसिबल होती है। आप इस मुल्क में आज छोटे कारोबारों को फ़रोग दें। मुझे आप ये बताएं कि लोगों के अंदर क़ुव्वत ख़रीद है इस वक्त पेंडेमिक के बाद? नहीं है। तो वो कारोबार आप छोटे करें बड़े करें, दे आर नॉट गोइंग टू सस्टेन। ये एक बड़ी सिंपल सी बात है। आप अगर किसी बंदे को कितना भी मोटिवेट कर लें लेकिन उसकी जेब में कुछ नहीं है तो ही कैन नॉट बाय एनीथिंग। तो ये तो इस वक्त चलेगा नहीं। दूसरा, आप एक चीज़ देखें कि आपकी सोसाइटी में जितने भी वो फॉल्ट लाइंस थी या वो ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो ऑप्रेसिव थे, जैसे पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स की आप बात करते हैं। आपको पता है कि कोरोना के बाद जो लोग बेरोज़गार हुए, इवन यूएस में भी, उसमें औरतों की जो शरह है वो मर्दों से मेरा आप समझ लें कि कोई 40-50% ज़्यादा होगी। ये इम्बैलेंस सोसाइटी में पहले से मौजूद था। अब जब पेंडेमिक आया तो ये दोबारा से रीइंफोर्स हुआ। इसी तरह से आपकी सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस होंगी, प्रोविंशियल फॉल्ट लाइंस होंगी, वो सारी जो है वो आपको दोबारा से रीइंफोर्स होती हुई मिलेंगी। ये हैं रियलिटीज़। अब वो सवाल था उनका भी जिन्होंने कॉल की थी कि आप इससे कैसे डील करना है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन। तो आपके पास क्या सोल्यूशन है, आप इसे कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जाने पर हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से कबल कैसर साहब से गुफ्तगू हो रही थी और हमारे कॉलर याहिया ने जो है एक सवाल किया था हमारे तीनों मेहमानों से, उस पर कैसर साहब कुछ सजेशन देना चाह रहे थे, कुछ सोल्यूशन है उनके पास। यूथ के हवाले से बात कर रहे थे कि जब जॉबलेस हो गई है, जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने घर के सरबराह की हैसियत से काम करते हैं, वो भी बेरोज़गार हो गए। तो हमारे पास कोई अल्टरनेट नज़र नहीं आता। वो अल्टरनेट क्या हो सकता है, उसके लिए क्या सलूशन है आपके जहन में, या कोई ऐसी सजेशन जो कि कारआमद साबित हो सके? देखिए, ये इसका ताल्लुक है रिसोर्स मोबिलाइजेशन से। तो अगर आप सिर्फ ये देखें कि कोरोना के बाद मेरा रावलाकोट से ताल्लुक है, आज़ाद कश्मीर से, और वहाँ एक बैंक की जो ब्रांच है वो ये क्लेम करती है, UBL की आई थिंक, कि उनके पास 1.6 ट्रिलियन के डिपॉजिट्स जमा हुए हैं पिछले 6 महीने में। ये फैटफ के बाद जब आपका ये सारा फंडिंग का सिलसिला चैनलाइज हुआ, लीगलाइज हुआ। तो इस वक्त आप ये देखें कि आपके बैंकों के पास कितना बड़ा सरमाया है और वो क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने दूसरे बैंकों में इन्वेस्ट किया होगा या स्टेट बैंक के पास रखा होगा और उसके ऊपर वो कर रहे होंगे। और इस तरह के आपके पास जो भी ये कैपिटल उसके हैं डिपॉजिट्स बड़े बड़े, अभी जब तक गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं करती या उनका कोई मेजर पोर्शन या शेयर गवर्नमेंट उसको वो नहीं लेती और फिर लोगों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती, बाकी इस गवर्नमेंट के पास कोई पैसा नहीं है लोगों को देने के लिए। और ये छोटे मोटे कर्जों से, बिकॉज मैंने आपको बताया कि वो चलेगा नहीं, बिजनेस चलेंगे नहीं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी कमांडिंग हाइट्स ऑफ इकोनॉमी है, उनकी जो ओनरशिप का स्ट्रक्चर है, उनका जो वो उसको बदला जाए और उसको लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए। बिकॉज 22 करोड़ की आबादी में आप ये देखें कि जितने भी आपके ये बड़े प्राइवेट फर्म्स या मल्टीनेशनल इस वक्त काम कर रही हैं, उनके 2-3-4% का जो उनका एक्सपेंस है वो सैलरीज में जाता है, बाकी दे में ह्यूज प्रॉफिट्स। बिल्कुल ऐसे ही कोरोना के टाइम पे भी अगर आप देखें दुनिया में गुर्बत में बहुत कमी हुई होगी, लेकिन जो आपका बिलियनियर तबका है उसकी दौलत में कमी नहीं आई, उसकी दौलत में इजाफा हुआ। एंड दैट इज द मनी दैट यू नीड टू स्पेंड ऑन पीपल।
एंड गवर्नमेंट नीड्स टू टेक केयर ऑफ दैट। मेरा ख्याल है ये सबसे इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ऐसे ही अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत हद तक हम देख सकते हैं कि सिचुएशन भी कंट्रोल हो जाएगी और पूरी दुनिया में हालात एक नए सिरे से जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएंगे। लेकिन वही बात आती है कि जब हम दुनिया की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, मशीर जो कि आज हमारा दूसरा टॉपिक भी है, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करते हैं उन खबरों पे जो कि हमें रेड अलर्ट में नज़र आती हैं, जो हमें ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से नज़र आती हैं, कि एक चीज़ हमारे जहनों पे इम्पोज की जाती है, हालात ख़राब हैं, पैसे नहीं हैं, महंगाई है और हम कुछ कर नहीं सकते, सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। ऐसे ही कुछ हमने कोविड की सिचुएशन जब पीक पे थी तब भी देखा कि शायद हमें सबको कोरोना होना है और हम सब ने मर जाना है, हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारा सर्वाइवल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये सनसनीखेज खबरें जो हैं ये कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं एक इंसान के जहन पे? बिल्कुल सनसनीखेज खबरें एक्चुअली क्या है कि सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस हमारे यहाँ मीडिया का होता है वो न्यूज़ चैनल्स करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर शख्स ख़वातीन, हजरात, बच्चे सब लोग ही इंटरेस्टेड होते हैं कि जी देखें क्या हो रहा है। और बच्चे कुछ हद तक कार्टून्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन पेरेंट्स उनको ज़्यादा फोर्सफुली कह रहे होते हैं या वो सेलफोन्स के ऊपर देख रहे होते हैं और घरों के अंदर ऊंची आवाज़ में ख़बरें ही चल रही होती हैं। अच्छा, ख़बरों के अंदर क्या है कि मीडिया का भी एक बड़ा ज़बरदस्त साइकोलॉजी है। 3 दिन के लिए कोई भी मसला बहुत बड़ा मसला है जिससे कल क़यामत आ जानी है और 3 दिन के बाद वो मसला बिल्कुल मसला नहीं रहता। तो जब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट उसको देखा जाए तो सामने वो एक चीज़ समझ आती है कि जब ज़रूरत के तहत एक चीज़ को सही सनसनीखेज़ बनाकर और ठा करके चलाना और तीसरे ही दिन जब नया एक मसला आ जाना और पुराना बिल्कुल जैसे वो कुछ उसकी इम्पोर्टेंस नहीं थी। अब वो जो एक आपका व्यूअर है वो कंफ्यूज है। एक दिन आपने दिखाया कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कोरोना वायरस है, ठीक है। अगले दिन आप दिखाते हैं सबसे बड़ा मसला ये है कि सियासत सबसे बड़ा मसला चल रहा है, कुछ और फिर मतलब हम डेली बेसिस के ऊपर ऐसे करते हैं। अब ये जो शिफ्ट है आपकी साइकोलॉजिकल, इंसान अगले ही दिन, अब मीडिया में तो उन्होंने कहा कि आज हम सब फलाना जो हो गया है मसला उसको दिखाएंगे, लेकिन जो देखने वाला है ना वो कंफ्यूज रहता है। और उसने जो पिछले 3 दिन में अपना एक माइंडसेट बना लिया है कि जी कोरोना आ गया, इससे बहुत ज़्यादा हमने पोछे लगाने हैं, घर में डस्टिंग करनी है, ये वो बड़ा कुछ करना है। साथ ही आपने ये दिखाना शुरू कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मास्क लगाएं, हर जगह जाएं, ये रेस्टोरेंट खुल गए हैं, यहाँ आ जाएं, वहाँ आ जाएं। अब एक बंदा है जो थोड़ा तो इंटेलेक्चुअली वो है कि वो ठीक है, उसको पता है मीडिया की गेम, डील कर लेता है। अब जो इनोसेंट लोग हैं वो इस पे आके फंस जाते हैं कि ये क्या है, वो इस चेंज के लिए तैयार नहीं हो पाते। और ये जो डबल माइंडेडनेस है उससे फिर आपके डिसीजन मेकिंग पावर्स ख़राब होती हैं जो कि हो रही हैं जी। और जो हमने देखा कि इंटरनेशनली भी लोगों ने जो एक ये सैनिटाइजर्स और ये चीज़ें उठाने की जो दौड़ लगा ली थी, टिश्यू पेपर्स के लिए जो एक शुरू कर दी थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने घर के दरवाजे हर किसी के लिए बंद कर दिए थे। अब वो खोल भी रहे हैं दरवाजे तो कोई आने को तैयार नहीं है। और लोगों ने इतना स्टॉक कर लिया था चीज़ों को इंटरनेशनली, ये नहीं सिर्फ हमारे मुल्क में, क्योंकि एक खौफ था। उनके मीडिया ने भी हर पूरी दुनिया के अंदर एक सनसनी फैलाई गई। और फिर जिस वक्त वो प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए तो वही लोग बगैर मास्क के घूमे। फिर लोगों ने कहा कि अच्छा अगर इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती तो इस सारे मसले के अंदर भी तो बहुत सारे लोग मर जाते। और फिर ये है कि बेसिकली फिर मैं कहूँगी कि मीडिया पे बैठ के मीडिया को गलत क्या, लोगों की साइकी को एज अ टूल ऑफ एंटरटेनमेंट यूज़ किया जाता है और अपना मंजन बेचने के लिए लोगों के वो जो एक है ना सोच, उसके साथ खेलना और एक 3 दिन के लिए अपने आप का अच्छा बिजनेस, अपनी TRPs जमा की, फिर चलो अगले ठिकाने चलते हैं। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर हम प्रिंट मीडिया की हद तक कह सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अतीक साहब हम देखते हैं जहाँ पे शायद किसी को उतना फ़ायदा नहीं है पर फिर वहाँ पे भी सनसनी ही सनसनी है। एक खबर को, एक पोस्ट को आया वो ऑथेंटिक है नहीं है, वो वेरीफाइड है नहीं है, उसको ऐसे फैलाया जाता है और ऐसे सनसनी क्रिएट की जाती है। मुझे ये लगता है शायद एक आम आदमी के अंदर भी एक क्यूरियोसिटी है कि देखते हैं ये बात करके कितने लोग असरअंदाज होंगे, कितने जहन मुतासिर होंगे या मेरी बात कहाँ तक जाएगी, ये क्यूरियोसिटी भी रही इस सारे स्पैन में। देखिए ना, इसके लिए सबसे बुनियादी जो चीज़ मुझे समझ आती है वो ये है कि हम लोग ज़हनी जो फरागत है, किसी की मसरूफियत ना होना और कोई प्रोडक्टिव किसी का काम ना होना किसी के पास, वो इस तरह की खराफात को जन्म देता है। आप देखें ये जो शेयर करने वाले लोग हैं ये कौन है, इनकी अगर आप एज ब्रैकेट देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये हमारे ज़्यादातर नौजवान हैं जो सिर्फ और सिर्फ सूरत हाल को एंजॉय करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, सनसनी फैलाते हैं। आप देख लें कई आपके सामने अच्छे जो
वर्ल्ड लेवल की सतह पर जो फेमस लोग हैं या नेशनल लेवल के जो हमारे फेमस लोग हैं उनके बारे में ऐसी अजीबोगरीब किस्म की खबरें फैला देना और उसके बाद फिर इंजॉय करना। आपके सामने अक्सर औकात ये चीज़ें आती होंगी, ट्विटर पर, फेसबुक पर ऐसी चीज़ें जो है वो शेयर कर देते हैं और फिर उसके ये नहीं देखते कि इसके असरात कितने बुरे उस शख्स पर, उसकी फैमिली पर या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उन पर पड़ेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत हाल को एंजॉय करने के लिए वो जो है सब कुछ शेयर कर देते हैं और बाद में जो है वहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो जाती है उनकी। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि हम लोग जो है वो जो फजूलियात हैं, जो खराफात हैं, उनमें हम जो है वो अपना जहन लड़ाते हैं, अपना वक्त उन पर बर्बाद करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए। अब इसके पीछे क्या वजह है, ये हमारी जो नफ्सियात को समझने वाली हैं कलीग ये ज़रा बेहतर तरीके से बता सकती हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद वो अपना जो उनके अंदर की परेशानी है, तकलीफ़ है या टेंशन है, वो उससे एक लम्हे के लिए बचने के लिए वो अपना जहन उस तरफ लगाते हैं ताकि कुछ वक्ती तौर पर उन्हें जो है वो तस्कीन मिल सके। हम कह सकते हैं कि बस ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हमारा गम खत्म होगा और हम जो है वो दुनिया को किसी और तरफ लगा देंगे। लेकिन इसके लिए भी लॉस होने चाहिए, पॉलिसीज होनी चाहिए या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, कुछ ऐसे चेक एंड बैलेंस होने चाहिए कि जिससे इन तमाम तर चीज़ों को, बिलखुसूस ये सनसनीखेज खबरों को फैलाने के हवाले से, इनको कंट्रोल किया जा सके। तो कंट्रोल कैसे मुमकिन है या फिर इसके लिए किस तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड की जा सकती है, सोल्यूशंस और सजेशंस पे बात होगी। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, अपने तीनों मेहमानों से गुफ्तगू करते हैं। जी वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं सनसनीखेज खबरों से जहनी सेहत कैसे मुतासिर होती है और उसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। अपनी जहनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हम कैसे एफर्ट्स कर सकते हैं। कैसे साहब, सजेशंस और सोल्यूशन की बात हो रही है तो मैं आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। आप क्या सजेस्ट करते हैं? हमारे यहाँ हम ये देखते हैं नॉर्मली बड़ी प्रैक्टिस की जाती है कि फ़िज़िकल हेल्थ को बहुत मेंटेन रखना है, बच्चों के हवाले से बात की जाए, बड़ों के हवाले से बात की जाए, लेकिन अगर हमारी मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल हेल्थ हमारी मुतासिर हो रही है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। हमने छुपाने पे ज़्यादा एम्फेसिस करना होता है कि बस छुपा लो, अगर कोई डिसऑर्डर है, कोई ऐसा मसला है जिससे हमें लग रहा है कि हमारा और उस इंसान का नुकसान हो रहा है, तो बस इसको छुपा लो, कमरे में बंद कर दो, थोड़े टाइम इसको इग्नोर किया जाए, ये ठीक हो जाएगा। ये जो माइंडसेट है इसको चेंज करना कितना ज़रूरी है? देखिए, जैसे इन्होंने शुरू में कहा था कि अभी तक तो हम उस खित्ते में रहते हैं जहाँ पे आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसके ऊपर भी प्रॉपर तवज्जो नहीं दी जा सकी। मेंटल हेल्थ तो बहुत बात की बात है और अवेयरनेस भी नहीं है। सेकेंडली एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जब तक अगर कोई बंदा मुकम्मल तौर पे पागल हो जाए तो फिर उसको समझा जाता है कि अच्छा दिस इज़ ये कोई मेंटल हेल्थ है, इसको मसला है। अदरवाइज़ इफ़ समबडी इज़ गोइंग थ्रू दैट फेज़ या पीरियड तो उसको उसका हौसला बढ़ाया जाएगा या उसको आप कहेंगे कि तुम नमाज़ें पढ़ा करो या उसको आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसको करने के लिए, हालांकि उसका इशू थोड़ा सा डिफरेंट है, बट सोसाइटी उसको डील करेगी उन्हीं तरीक़ों से या उन्हीं रवैयों से जिससे वो बाकी मसाइल को डील करते हैं। जैसे वो आपको मर्दों को खुसूसन ये कहेंगे कि मर्दानगी आपको दिखानी चाहिए, ये क्या मसला है ऐसे। तो इस तरह से तो आप देखें ना कि मेंटल हेल्थ को इस तरह से तो आप डील नहीं कर सकते। जब तक आप इसको रिलेट करते हैं उस बात से जो कि मैं असल में करना चाह रही थी कि सनसनीखेज खबरें जब आई तो ख़वातीन तो डेफिनेटली उससे डरी भी, बच्चों को भी डराया गया, नौजवानों को भी कहा गया कंट्रोल, लेकिन मर्द हजरात के हवाले से कहा गया नहीं, आपने तो सर्वाइव करना है, आप पे इतना असर नहीं होना चाहिए। साइकोलॉजिकल हेल्थ या फिर मेंटल कैपेसिटी तो उनकी भी उतनी ही है। जाहिर है एक चीज़ जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए वो मर्द हजरात पे भी उतना ही असरअंदाज हो रही है, लेकिन हमारे माशरे ने इसको एक्सेप्टेंस नहीं दी। एग्जैक्टली देखिए, आप देखें ना कि ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं आपके, ये जिसको आप कहते हैं ना 5th जनरेशन वॉरफेयर, सोशल मीडिया पे ज़्यादा आप वही कहते हैं कि जी 5th जनरेशन वॉरफेयर चली, हालांकि टेक्निकली उसका ये मतलब नहीं होता, लेकिन चले यहाँ पे वो कहते हैं तो मान लेते हैं। अब उसके ज़रिए क्या हो रहा है कि हर किस्म का प्रोपेगेंडा आपको
जो भी आपके इस मुल्क में वेस्टेड इंटरेस्ट के हामिल जो भी ग्रुप्स हैं उनका प्रोपेगेंडा आपको दिन रात नज़र आता है। और उसमें उसका अगर आप पॉलिटिकल कंटेंट देखें, उसका फिलोसॉफिकल कंटेंट देखें, तो वो क्या चीज़ है, वो लोगों को डीपोलिटिसाइज करना है, वो लोगों की जो अवेयरनेस है या वो जो एक रियलाइजेशन, कॉन्शियस रियलाइजेशन है, उस प्रोसेस को रोकना है। और वो उनको ऐसी चीज़ों के पीछे लगाना है कि जो सिंबल्स हैं या सब स्ट्रक्चर्स हैं या जो इस तरह की बहसें हैं कि जिनका कोई नतीजा या हासिल नहीं है। अब उसके नतीजे में आप ये देखिए कि लोगों के अंदर एक ये सेंस पैदा होती है हर बंदे के अंदर कि वो अपने आप को वैलिडेट कराना चाहता है। तो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ना कि आप अपनी कौन सी साइड दिखा रहे होते हैं, जो ओरिजिनल साइड नहीं होती बेसिकली, बहुत कम लोग करेंगे, लेकिन बिकॉज आपको वैलिडेशन चाहिए, आपको अपनी हर चीज़ की वैलिडेशन चाहिए। आप कैसे नज़र आते हैं उससे लेकर आप क्या बात करते हैं, आप क्या, हर चीज़ की आपको वैलिडेशन चाहिए। अगर वो वैलिडेशन आपको नहीं मिलेगी तो ऑफ कोर्स आपको एक मेंटल वो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं कि मिल रही है। मतलब इस मुल्क में एक बड़े संजीदा किसी दानिश्वर को, किसी फनकार को आपको वो वैलिडेशन मिलती नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपको टिकटॉक पे किसी एक बच्चे की जो फॉलोइंग है वो मिलियंस में भी नज़र आ सकती है, जिसमें शायद घर में कोई नहीं कंसीडर करता या फिर उसके पेयर ग्रुप में उसको उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, कॉम्पिटिटिवनेस एग्जैक्टली ऐसा ही है कि वो एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। तो साइकोलॉजिकली इसको कैसे डील किया जा सकता है, उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जैसा हमारा माशरा है जहाँ पर तालीम को एक क्या कहा जा सकता है कि तीसरी एक हमारी नीड है सोसाइटी की, जहाँ पर ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपकी कामयाबी, जहाँ पर आपका पैसा आपने वो जिस भी मीन से अर्न किया हुआ है वो उसकी कोई वर्थ नहीं है, और जहाँ पर ना लॉ हो ना जहाँ पर मज़हब की कोई पासदारी हो, तो वहाँ के माशरे के अंदर सनसनीखेज़ ख़बरें फैलाए जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सजेशन ये देना चाहूँगी लोगों को कि अपने आप को थोड़ा लिमिटाइज़ करें, अपना जो ये एक हमारा टीवी वॉचिंग टाइम जो है इसको कम करें और घर के अंदर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करें। और सारा दिन वही ख़बरें चल रही होती हैं, तो वो पुराना जो एक तरीका था कि 9 बजे ख़बरें आती हैं, तो अगर आप इसी तरह से रोज़ाना 1 घंटे रात में देख लें टीवी तो वो ज़्यादा बेहतर है। सारा दिन एक न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ के इंतज़ार में रहना हमारे एक न्यू हैबिट बन गई है, बिकॉज एक न्यू ट्रेंड के साथ हम लोग उसमें आ गए हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है और आप एक्स्ट्रा बर्डनाइज होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं टीवी और उसके अंदर आ रहा है कि फ़लाँ चीज़ महंगी होगी, फ़लाँ चीज़ ऐसे, अगर आपके घर में वो चीज़ मौजूद भी है और आपके पास गाड़ी नहीं है, पेट्रोल का मसला आपका नहीं है, लेकिन वो सुन सुन के आप खौफ का शिकार होते हैं। देखिए, जो आपके मुल्क के अंदर जो चीज़ें बढ़ रही हैं, आपकी बेजा परेशानी से कुछ नहीं होगा। पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे या आपके बैठ के उससे अपना बीपी हाई करने, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर वो करने या डिप्रेशन में आ जाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि क्रिएटिविटी के ऊपर आएँ, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हमें लगता है कि जो परचेज़र है वो नहीं है, तो यहीं पर हमने देखा कि पेंडेमिक के अंदर जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं उनका जो बिज़नेस है वो डबल हुआ। जितने भी ऐसे लोग जो बिज़नेसेस कर रहे थे वो न्यू बिज़नेसेस उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिए, नई नई लाइंस इंट्रोड्यूस करा दी। तो ये सोचना कि पूरी दुनिया जो है खसारे में जा रही है, मैं भी खसारे में जाऊँगा, ये भी गलत है। एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर चलना कि अल्लाह ताला ने आपके हिस्से का रिस्क जो है वो आपको मौत की तरह ढूंढ लेगा, लेकिन शर्त ये है कि आप उसके लिए मेहनत करें, बजाय इसके कि आपकी मेहनत सिर्फ ये कि बिजली का बिल बढ़ाना है और बैठ के सनसनीखेज़ खबरें देखनी है और फिर उसको फ़ोन के थ्रू जो है और लोगों को बताना है कि मैं खबरें इस तकिया सी ए आ रही सी। तो ये जो हमारा एक सोसाइटी के अंदर चीज़ बन गई है कि मैं डिप्रेस हूँ तो मैं साथ उमा को भी करूँ ना, कि वो क्यों रह जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप पॉजिटिव, मैं सबसे पहले खबर दे दूँ, मैं वाली बता दूँ कि खबरों पे ये आ गया। तो पॉजिटिविटी को लेकर चलें और बेजा ये लोगों को जो है फॉलो करना, ये एक और चीज़ है। गोरेपन को लेकर, कद को लेकर, एजुकेशन को लेकर, फ़लाँ का बच्चा, फ़लाँ के घर, फ़लाँ की बीवी, फ़लाँ का शौहर, ये जो एक कंपैरिजन हम देखते हैं, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। बिल्कुल, या फिर राय का पहाड़ बना के भी सनसनी फैलाना। आम इंसान की अगर बात की जाए तो टेलीफोन का इस्तेमाल इसमें भी ज़्यादा देखने में आया है कि किसी की आधी बात लेकर और उसको पूरी कहानी में तब्दील करना, इसको भी कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए और देखना चाहिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। और आप किसी को भी अगर इस दुनिया के अंदर अकाउंटेबल नहीं है, आप
आपने कल उसको जवाब देना है। तो कुछ भी ऐसी बात ऑल फॉल किसी के मुतल्लिक, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन, किसी को डिफेम करने से पहले सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक जो लॉज हैं जो आपको इस्लाम ने दिए हैं वो अगर हम देखें तो हम बहुत हद तक इन तमाम तर मसाइल से खुद भी बच सकते हैं, दूसरों बिल्कुल दूसरों को बचा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया मशीयत ने, क्योंकि हम ये देखते हैं कि सिर्फ हम मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते कि मीडिया ही सनसनी फैला रहा है। एक आम आदमी, एक घर पे बैठी हुई औरत, एक आम बच्चा भी आजकल हम देखते हैं कि सनसनी फैलाने की दौड़ में शामिल है किसी ऐसे कंटेंट को लेके जो कि अनएथिकल होने के साथ साथ मैं तो उसको गैर इंसानी कहूँगी कि कोई ऐसी खबर फैला देना कि सिर्फ लोग देखेंगे और लोग उस पर क्या रिएक्शन देंगे अगर मैं अपनी मरने की खबर पोस्ट कर दूँ, मैं अपने मरने की वीडियो पोस्ट कर दूँ। ऐसे कंटेंट को ना सिर्फ कंट्रोल करना चाहिए बल्कि ऐसे पे चेक एंड बैलेंस के साथ साथ कोई ना कोई, मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुर्माना भी लगाना चाहिए। तो इसके लिए कोई पॉलिसी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, और इसके दो पहलू हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये है कि किसी का इनफरादी जो सूरत हाल है उसकी, या इनफरादी कैफियत है, बुनियादी तौर पर ये उसको जाहिर करता है कि हर शख्स जो है जो ये काम कर रहा है वो अपनी किसी ज़ाती परेशानी से फ़रार इख्तियार करने की खातिर जो है वो इस तरह के मामलात करता है कि मैं दूसरों का ध्यान बटा लूँ, अपना भी ध्यान बटा लूँ और मैं यहाँ से जो है वो कुछ वक्त के लिए फ़रार इख्तियार कर लूँ। एक तो इसका पहलू ये है। दूसरा, जिस तरफ आप जिक्र कर रही हैं कि सोशल मीडिया का या अदरवाइज भी, इसको आप अपने पैगाम में कंक्लूड करेंगे। इसमें यह है कि उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ लॉज मौजूद हैं उसमें थोड़ी सी और तब्दीली करे, उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनाए कि जो भी गलत किस्म की इंफॉर्मेशन फैलाता है, आप देखें मुख्तलिफ जो हमारे इदारे हैं उनके हवाले से भी बात होती है, मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनके हवाले से भी बात होती है, इवन अपनी ज़ात के हवाले से भी लोग जो है वो किसी को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उनके लिए साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है उसका बायस बन रहे हैं। तो इसके लिए कुछ कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं, उनमें और थोड़ी सी सख्ती लाएं और उस पर फिर जो है वो प्रैक्टिकली अमल दरामद कराएं। बिल्कुल, उसको भी यकीनी बनाना। जब इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों को सजाएं होंगी, जुर्माने होंगे और उनको जो है एज एन एग्जाम्पल लोगों के सामने लाया जाएगा, तो सूरत हाल को कुछ बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और एक चीज़ हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनको समझना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। ये जो छोटी छोटी परेशानियाँ, खराफात, तकालीफ ये दूसरों के लिए हम जो है वो हमारी वजह से जो हम उसका बायस बन रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे, बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे। कैसे साहब, एक जुमले में क्या कंक्लूड करेंगे? मेरे ख्याल है बात जो इन्होंने वैसे ऑन अ लाइटर नोट, मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में जब भी किसी मसले पर डिस्कशन होती है तो उसके आखिर में जो बात की जाती है वो हमेशा यही कही जाती है कि अगर हम इस्लाम को फॉलो करेंगे तो ये सारे मसले जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है दिस इज़ समथिंग दैट द इंटायर कंट्री नोज, पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को पता है, और साथ ये भी पता है कि इसको कोई फॉलो नहीं करता। स्टेट का काम है लॉज इन्फोर्स करना, लोगों के अंदर ये जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं ये खामखा बातों से नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम मेहमानों का जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।